हेलो देयर, मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉक्स स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एक इंक्लाइंड प्लेन ओ ओ प्राइम जो कि बनाता है एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमने इस इंक्लाइंड प्लेन ओ ओ प्राइम के ऊपर रख दिया है एक बॉक्स जिसका मास है m। तो क्या ये बॉक्स m इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऐसे ही पड़े रहेगा या फिर ये किसी डायरेक्शन में मूव करेगा? तो आप जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और एंगल थीटा बड़ा होगा तो ये मास m इंक्लाइन के ऊपर नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। इस प्रॉब्लम में हम लोग ये मान करके चलेंगे कि ये मास m नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो अगर ये मास डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? डाउन द इंक्लाइन। तो ये रही डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। हमें निकालना है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इस बॉक्स की एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन, उसके फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि सम अप ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये है एक ग्रीक सिंबल जिसको बुलाते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जमा कर दो। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबको क्या कर दो? जमा कर दो। और ये जो समेशन है ये किसके इक्वल होती है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। ये जो इक्वेशन है ये है वेक्टर फॉर्म में। फोर्स क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन भी है वेक्टर। इसको हम लोग कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे कि जितनी भी फोर्सेस हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। और इस समेशन को इक्वल कर दो मास टाइम्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन है स्केलर, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करो और इसको बराबर कर दो किसके? m टाइम्स y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ax और ay की वैल्यू। और जस्ट फॉर कंप्लीशन हम लोग लिख सकते हैं कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनके z कंपोनेंट्स को जब हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? m टाइम्स az के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे ax, ay और az, इन तीनों की वैल्यूज़। जब हमारे पास ax, ay और az की वैल्यू आ जाए तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि देगी हमें a स्क्वायर्ड इक्वल्स ax स्क्वायर्ड प्लस ay स्क्वायर्ड प्लस az स्क्वायर्ड। यही नहीं, हमें a की डायरेक्शन भी निकालनी होगी। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? डाउन द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन के अंदर है। और हमारे पास ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। तो हमारे को इस प्रॉब्लम के अंदर ए जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस इन दोनों की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स एक्स वाई की बजाय हम लोग वाई जी ले सकते थे, मतलब कि वाई जेड ले सकते थे, या फिर जेड एक्स ले सकते थे, एक्स जेड ले सकते थे। लेकिन हम लोग चूज़ करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में काम करना। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ को हमें यूज़ करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब ये फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हम लोग उनको ड्रॉ करेंगे एरोज़ के साथ। तो ये जो एरोज़ हैं इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी उस फोर्स की डायरेक्शन, और लेंथ होगी एरो की
वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कि इस मास m, इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हम लोग उनको ड्रॉ करेंगे यूजिंग एरोस, क्योंकि हमें इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड नहीं पता है। हमें इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ सिंबॉलिकली सॉल्व कर रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम के अंदर कोई भी नंबर्स नहीं डाल रहे हैं। ना हमें m की वैल्यू मालूम है, ना हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू मालूम है, और ना ही हमें मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि है म्यू। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, म्यू है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके भी हमें वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बनाते हैं अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को अगले पेज के ऊपर कॉपी कर लेते हैं। तो पहली फोर्स जो कि हम लेबल कर सकते हैं इस मास के ऊपर, जब कहीं भी जहाँ कहीं भी कोई भी मास हो उसके ऊपर एक फोर्स तो एक्ट करेगी ही करेगी। और वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होती है? mg के। तो हमारे पास पहली फोर्स, इसको लिख लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमेशा बराबर होती है मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और कौन सी फोर्स है यहाँ पर? जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में टच कर रही हैं एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स एक्सर्ट करती हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये मास m ये रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन OO प्राइम के ऊपर। ये मास इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और इन रिटर्न इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बुलाते हैं नॉर्मल फोर्स। ये है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो जो वर्ड नॉर्मल होता है इसका लिटरल मीनिंग मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स, नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन OO प्राइम को। तो ये नॉर्मल फोर्स ये होती है, ये एक्चुअली अप्लाई हो रही है इंक्लाइंड प्लेन OO प्राइम के द्वारा किसके ऊपर? ऑन द ऑब्जेक्ट m इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए, ये तो हो गई हमारे पास अब दो फोर्सेस। इनके अलावा क्या कोई और फोर्स भी इस मास m के ऊपर एक्ट कर रही है? हमने बोला कि ये मास m नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो किस डायरेक्शन में जाएगी? तो फ्रिक्शनल फोर्स ये हमेशा मोशन को अपोज करती है, क्योंकि मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि ये मास स्लाइड कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो सबस्क्रिप्ट k है ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये है लोअर केस f सबस्क्रिप्ट k। तो ये हो गई हमारे पास तीनों की तीनों फोर्सेस जो कि जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। अब हमें यूज़ करना है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये फोर्सेस तीनों की तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे x और y कंपोनेंट्स ऑफ दीज फोर्सेस। तो टिपिकली हम लोग x और y डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये है हमारे पास क्या, कन्वेंशनली ये होती है पॉजिटिव x डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन हमारे पास है y डायरेक्शन। तो कन्वेंशनली ये हो गई हमारे पास y। आई मीन एक बार हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन को फिक्स कर दिया तो पॉजिटिव y डायरेक्शन अपने आप ही फिक्स हो जाएगी फ्रॉम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है हम कभी और करेंगे। तो चलिए, ये हो गई हमारे पास कन्वेंशनल x और y डायरेक्शन। अब हम लोग बोलेंगे हमारे पास ये एक बच्चा है और ये बच्चा समहाउ ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये बच्चा?
ये जा रहा है प्लस वाई डायरेक्शन के अंदर। जब ये बच्चा पहुंचा यहाँ पर, कहाँ पर, टॉप ऑफ द इंक्लाइन, यहाँ पर ये घूम गया और घूमने के बाद ये बच्चा ऐसे घूमा, अब ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका सर, बच्चे का सर किस डायरेक्शन में था? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर था। तो जब ये घूमा तो इसका सर अभी भी, हम वो लोग बोलेंगे कि ये सर इसका अभी भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाई एक्सिस को घुमा दिया, यहाँ से ऐसे ऊपर से हमने इसको घुमा दिया। तो जब इंक्लाइंड प्लेन पे हम आएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? ये जा रहा होगा नीचे की तरफ। तो ये मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस नॉर्मली ये जाता है ऊपर की तरफ। तो ये गया ऊपर, जैसे ही ये पहुँचा यहाँ पर, यहाँ जहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई एक्सिस भी घूम गया। फिर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ओ से ओ प्राइम की तरफ। ये है डायरेक्शन किसकी? वाई एक्सिस की, पॉजिटिव वाई एक्सिस की। तो चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, ये है क्या? एक्स एक्सिस, ये भी एक्स, ये भी एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया इधर एक्स। तो मतलब ये हो गया हमारा अब क्या? एक्स एक्सिस। तो हम अब लोग यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन द कंपोनेंट फॉर्म। मतलब कि फोर्सेस जो दी गई हैं तीनों की तीनों, इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालो और उनको आपस में क्या करो? ऐड कर दो। फिर इसको किसके इक्वल कर दो? एम ए एक्स के। ठीक है। फिर निकालो सारी की सारी कंपोनेंट्स के, फिर निकालो सारी की सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स और उनको इक्वल कर दो किसके? एम ए वाई के। तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये जो मास m है, इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अंदर है? इसकी एक्सेलरेशन है ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर। तो जो a है वो सारा का सारा किसके बराबर है? a y के। तो दैट मीन्स a x क्या है? 0 है, और a y किसके बराबर है? a के। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू को निकालने के लिए हमें चाहिए सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर y डायरेक्शन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हैं। फिलहाल तो मुझे सिर्फ F के नज़र आ रही है, लेकिन ये जो mg है ये ना तो x एक्सिस के अलॉन्ग है, ना ही है ये y एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर mg, इसके हम लोग निकालेंगे कंपोनेंट अलॉन्ग द x एक्सिस एंड अलॉन्ग द y एक्सिस। तो चलो एक बार क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये बनाते हैं, ये है y एक्सिस प्लस y, और हम बनाते हैं यहाँ पर ये x एक्सिस। तो देखो अभी mg जो है इसका कंपोनेंट बनेगा अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस। कैसे? ये देखो। तो चलो ध्यान से देखो, अब ये देखो, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये है x कंपोनेंट ऑफ mg। इसको लिख दो mg x यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर इधर ये है, अभी मैंने लिखा है, ये क्या है? y कंपोनेंट ऑफ mg। तो हमें निकालनी है x कंपोनेंट ऑफ mg और y कंपोनेंट ऑफ mg की वैल्यू, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे हम लोग mg x और mg y की वैल्यू। तो देखो, अगर यहाँ पर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दूँ तो हम देखते हैं यहाँ पर ये है एंगल थीटा, ये नीचे हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो ऊपर ये एंगल, ये क्या बनेगा हमारे पास? 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रीड्रॉ इट हियर ऑन द साइड। तो क्या बोल रहे हैं हम? ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये है हमारा mg, यहाँ पर ये है एंगल थीटा, इधर है 90 डिग्रीज
माइनस थीटा। तो अगर ये है 90 माइनस थीटा यहाँ पर, तो इधर ये क्या हो जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स। हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो क्या करते हैं, ये mg को यहाँ नीचे तक ले आते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये है यहाँ पर mg। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो mg का टिप था, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। तो हमने क्या किया है, हम लोग अब बनाएंगे एक रेक्टेंगल। तो ऐसे करो, अब ये बना दो यहाँ पर एक रेक्टेंगल। फ्रॉम द टिप ऑफ mg हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहाँ पर, ऑन टू द एक्स एक्सिस। दूसरा परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, ऑन टू दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब जो ये बना हमारे पास, क्या, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, एम जी का वाई कंपोनेंट, और ये जो है यहाँ पर इधर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये क्या है, एम जी का एक्स कंपोनेंट। और ये जो बीच वाली लाइन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, mg। तो क्या हम यहाँ से mgx और mgy इनके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ mg एंड थीटा? यस, निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे। तो ये भी एंगल हमें मालूम है हो जाएगा थीटा। इसके साथ साथ चलो लेबल करते हैं इस रेक्टेंगल को एज ABCD। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इन ट्राइंगल AB एंड C। इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, जो कि है MGY ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, जस्ट mg। तो इसको ऐसे लिख लो बेशक, MGY। तो यहाँ से हो जाएगा mg, इसका y कंपोनेंट इज इक्वल टू mg साइन थीटा। और ट्राइंगल AC और D को अगर हम देखें, तो देखो अब ट्राइंगल ACD को, यहाँ से हम लोग लिखते हैं चलो कोसाइन थीटा को। कोसाइन थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस की वैल्यू है mg, इसका x कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज क्या है, mg। तो mg इसका x कंपोनेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg कोसाइन थीटा के। तो ये एक चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे इसको बैकवर्ड्स कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के अंदर y कंपोनेंट्स में होता है कोसाइन और x कंपोनेंट्स में होता है साइन। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द वे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डिफाइंड, साइन और कोसाइन आपस में स्विच हो जाते हैं, इनकी अदला बदली हो जाती है। तो चलो अब हमारे पास आ चुके हैं mgx और mgy, इनके एक्सप्रेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो आई सी दैट ये काफ़ी कम्बरसम डायग्राम्स हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं। चलो हम लोग बनाते हैं फटाफट से एक और डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ लिखेंगे क्या, एक्स एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस कहाँ पर है, और हम लोग लिखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस हैं यहाँ पे। मास m, इसका x और y कोऑर्डिनेट लिख दिया है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिख दी है। तो जल्दी से हम लोग इसके ऊपर अब ड्रॉ कर देते हैं हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये हो गई हमारे पास नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि जा रही है किस डायरेक्शन में, अप द इंक्लाइन। फिर थी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने निकाला इस mg का x और y कंपोनेंट। इसका x कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका x कंपोनेंट है इधर,
ये है x कंपोनेंट ऑफ mg। इसकी वैल्यू क्या है? mg के x कंपोनेंट की वैल्यू है mg कोसाइन थीटा, और mg के y कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या है? ये रहा y कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू है mg साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो चलो अब लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द एक्स एक्सिस। लेते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, उनको कर देंगे सम, और उस सम को लिख देंगे क्या? इक्वल टू एम ए एक्स। तो अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो है ये n, ये किस डायरेक्शन में है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस? तो आप देख रहे हैं ये है अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको लिखेंगे -n। और ये जो mg कोसाइन थीटा है ये है अलोंग दी पॉजिटिव एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस mg कोसाइन थीटा इक्वल टू एम ए एक्स। अब बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई एक्सेलरेशन है? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वाई एक्सिस डाउन द इंक्लाइन, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव ही नहीं कर रहा, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो m टाइम्स 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, जो कि हम निकालेंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत होगी। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको बोल देते हैं क्या? नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग दी वाई एक्सिस ये किसके बराबर है? एम ए वाई के। वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक है एम जी साइन थीटा और दूसरी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एम जी साइन थीटा ये प्लस वाई डायरेक्शन में है या फिर माइनस वाई? ये है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो हमारे पास आएगा एम जी साइन थीटा। अब एफ के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये किस डायरेक्शन में है? ये है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी माइनस एफ के इक्वल टू मास टाइम्स ए वाई। ए वाई किसके बराबर है? ए के। ए हमें यहाँ से निकालनी है किसकी वैल्यू? ए की। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के ओवर एम। अब ये जो एफ के होता है ये किसके बराबर होता है? एफ के बराबर होता है म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स द नॉर्मल फोर्स। तो चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे। एफ के की बजाय हम लोग अब क्या लिखेंगे? म्यू, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स द नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एम। तो अब ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कैसे। तो इक्वेशन 1, यहाँ से नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? एम जी कोसाइन थीटा के। इसको क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो किसके अंदर? 2 के अंदर। तो वहाँ से ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, तो रहेगा म्यू, और एन की बजाय, चलो म्यू को हम ब्लैक कलर से लिखते हैं। वाई चेंज द रूल्स नाउ, राइट? एन क्या है? एन क्या है? एम जी कोसाइन थीटा। इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? एम। तो अब देखो कितने मज़े मज़े से ये जो m है ये m आपस में हो गई कैंसिल। अगर ऐसा नहीं करना तो ऊपर की 2 टर्म्स में से m को कर लो फैक्टर आउट, बाहर निकाल दो, फिर आप देखोगे कि वो नीचे वाले m को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या रही है? फॉर्मूला क्या आ रहा है a का? g साइन थीटा माइनस म्यू कोसाइन थीटा। अब अगर आपको दिया जाए कि भाई ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन फ्री है, अगर ये होगा फ्रिक्शन फ्री तो ये म्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर देयर इज़ नो फ्रिक्शन, इन केस
there is no friction. That means mu हो जाएगा 0. That means A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा simply G sin theta. और ये क्या है? Component of the gravity along the incline. Component of gravity down the incline. तो ये तो थी एक relatively simple problem of a box sliding down an inclined plane. ये अगर आपको समझ में आ जाती है अच्छी तरह से तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इसी सेम कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होगी. तो चलिए अब हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं. मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टाइम एक नई प्रॉब्लम के साथ. अंटिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. हैव अ गुड वन. बाय बाय.